हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने रीट लेवल 2 का दूसरा टेस्ट साइंस से सेकंड टेस्ट हमने लिया था उसकी आंसर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था भारी तेल का अंश है। तो भारी तेल के अंश में सबसे पहले देखिए हम पहला ऑप्शन था हमारा पेट्रोल। पेट्रोल जो होता है वो कच्चे नेफ्थे का अंश होता है, कच्चे नेफ्थे का अंश। फिर दूसरा ऑप्शन था कैरोसिन तेल, ये इंडिविजुअल, ये किसी का पार्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन था हमारा वैसलीन। वैसलीन जो है वो अवशेषी तेल है, ये कच्चा नेफ्था, ये अवशेषी तेल का हिस्सा है। और डीजल जो होता है वो भारी तेल का हिस्सा होता है। अब हमारा पहला क्वेश्चन था निम्न में से भारी तेल का अंश है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 डीजल। डीजल जो है वो भारी तेल का अंश होता है। फिर था अवशेषी तेल का अंश है, तो ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि पेट्रोल कच्चे नेफ्थे का हिस्सा है, कैरोसिन तेल इंडिविजुअल होता है, वैसलीन जो है वो अवशेषी तेल का हिस्सा है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा है सी वैसलीन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास गैसोलीन है। तो गैसोलीन जो होता है वो एन हेप्टेन और आइसोक्टेन का मिश्रण होता है, जिसमें एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 और आइसोक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 होती है। तो ऑक्टेन संख्या भी अपने याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन था हमारे पास प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मैथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मैथेन। फिर आता है कच्चे नफ्थे का भाग है। तो ऊपर भी हमने डिस्कस किया है कि कच्चे नफ्थे का जो भाग होता है वो पेट्रोल कच्चे नफ्थे का भाग होता है। फिर वह पदार्थ जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के बाद अवशेष के रूप में प्राप्त होता है, तो वो है पिच या कोल तार। पिच या कोल तार जो है वो अवशेष के रूप में बच जाता है। बाकी सारे जो होते हैं वो प्रभाज के रूप में वाष्प बन के ऊपर आते रहते हैं, और प्रभाजक स्तंभ में जो लस्ट पदार्थ बचता है वो होता है पिच या कोल तार। फिर उच्च ऑक्टेन संख्या युक्त यौगिक है। तो इसके बारे में अपने डिस्कस किया था कि सबसे कम ऑक्टेन संख्या होती है रेखीय की, सबसे कम, उससे ज़्यादा होती है शाखित की, उससे ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, उससे ज़्यादा होती है साइक्लो की, और उससे भी ज़्यादा होती है एरोमेटिक यौगिकों की। तो ये हमारे पास क्रम था। अब रेखीय जो है वो एन हेप्टेन है, इसकी ऑक्टेन संख्या सबसे कम है। आइसो ऑक्टेन शाखित है तो इसकी ऑक्टेन संख्या उससे ज़्यादा है। पेंट 2 में डबल बॉन्ड आ गया तो इसकी ऑक्टेन संख्या उससे ज़्यादा है। साइक्लो में वल्ले आ गई तो सबसे ज़्यादा ऑक्टेन संख्या जो है वो साइक्लो एल्केन की होती है, और इससे भी ज़्यादा एरोमेटिक यौगिक अगर कोई आता तो उसकी होती। तो अब हमारा जो करेक्ट आंसर है 7th में वो सी साइक्लोहेक्सेन। अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय ऑक्साइड जो होता है वो अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है। अब एल्यूमिनियम धातु है तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, ये हो नहीं सकता। सोडियम का ऑक्साइड भी क्षारीय है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बचते हैं 2 CO2 और CO, जिसमें से CO उदासीन है और CO2 जो है वो अम्लीय है। तो अम्लीय ऑक्साइड है पहला CO2। फिर 9वां क्वेश्चन क्षारीय ऑक्साइड है। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के है हमारे पास। तो CO2 की प्रकृति अम्लीय है। ZnO जो है वो उभयधर्मी प्रकृति का है। ZnO उभयधर्मी प्रकृति का यौगिक है हमारे पास ZnO। CaO कैल्शियम का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय है। CaO क्षारीय ऑक्साइड है। क्लियर किया था हमने। अम्लीय ऑक्साइड वे हैं जो जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, और क्षारीय ऑक्साइड वे हैं जो जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। तो कैल्शियम का जो ऑक्साइड है CaO, जब इसकी क्रिया हम जल से करवाते हैं तो CaOH की ट्वाइस क्षार बनता है, यहाँ CaOH की ट्वाइस। अतः कैल्शियम का ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। उसके बाद चलें उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो 2 ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, एक तो ZnO और एक Al2O3। अब हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ Al2O3 जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। फिर आता है उदासीन ऑक्साइड है। तो CO2 अम्लीय ऑक्साइड है, Al2O3 जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। उसके बाद Na2O क्षारीय ऑक्साइड है, और जो NO है वो उदासीन ऑक्साइड है। उदासीन ऑक्साइडों के एग्जाम्पल में आपके पास NO आ जाएगा, CO आ जाएगा, N2O आ जाएगा। अब उदासीन ऑक्साइड है NO, 11वें का D ऑप्शन आएगा। संयुक्त ऑक्साइड है। तो संयुक्त ऑक्साइड वे होते हैं जिसमें एक ही धातु जो होती है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं रखती हैं। तो Fe2O3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, तो ये सामान्य ऑक्साइड है। Al2O3 में भी Al की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, ये सामान्य ऑक्साइड है। Na2ZnO2 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है और Zn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो एक धातु एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, ये भी सामान्य की श्रेणी में आएगा।
Fe3O4 में Fe 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा है, क्योंकि Fe3O4 में जो Fe है वो FeO.Fe2O3 से बना है। Fe3O4 तो FeO.Fe2O3, तो Fe 3 हो गए, O 4 हो गए, तो इसमें Fe पे +2 आवेश है और यहाँ Fe पे +3 आवेश है। तो Fe3O4 में Fe जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहा है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड जो होते हैं वो संयुक्त ऑक्साइड होते हैं जिसमें एक ही धातु एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। तो Fe3O4 यहाँ संयुक्त ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। फिर कौन सा धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखता है? तो अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति जो है, अम्लीय ऑक्साइड कुछ धातु अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Mn है, क्रोमियम है, वेनेडियम है। तो Mn जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखता है। Mn2O7 की प्रकृति जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति है Mn2O7 की। ऐसे ही CrO3 की प्रकृति अम्लीय है, ऐसे ही V2O5 की प्रवृत्ति अम्लीय है। तो इसमें जो ऑप्शन थे उसमें Mn करेक्ट आंसर है। कौन सा धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखता है? तो Mn। फिर निम्न में से पिरिमिडीन क्षारक नहीं है? तो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, 3 पिरिमिडीन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। और गवानिन जो होता है वो प्यूरिन का एग्जाम्पल है। एडिनिन और गवानिन 2 प्यूरिन होते हैं, तो यहाँ गवानिन करेक्ट आंसर है 14 का डी। फिर निम्न में से कौन सा क्षारक आरएनए में नहीं पाया जाता? तो आरएनए में जो होते हैं एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो थाइमिन जो होता है वो आरएनए में नहीं पाया जाता, तो थाइमिन करेक्ट आंसर है इसका। फिर अगला क्वेश्चन, एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक डीएनए की संरचना में जिस क्षारक से जुड़ता है वह है? तो एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से जुड़ा होता है डीएनए के अंदर 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और साइटोसिन जो होता है वो गवानिन से जुड़ा होता है 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अब हमारा क्वेश्चन था कि एडेनिन किससे जुड़ा होता है? तो एडेनिन डीएनए की संरचना में थाइमिन से जुड़ा होता है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, तो सारे ऑप्शन में डीऑक्सीराइबोज शर्करा रखा है। सारे ऑप्शन के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा लिखा हुआ है, तो उस आधार पर हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अब हमारे को ये पता होना चाहिए कि उसमें बीटा फॉर्म पाई जाती है। तो अल्फा वाले जो हैं वो दोनों ऑप्शन गलत हैं, बीटा फॉर्म में से एक ऑप्शन है। और उसमें 2 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन निकला होता है, तो 2 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन निकला होता है, तो 17वें में डी ऑप्शन आएगा, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा की बीटा फॉर्म है और 2 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन निकला हुआ है। फिर आता है अगला, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन क्षारक शर्करा के जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह है? तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन क्षारक जो है वो शर्करा के पहले कार्बन से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो नाइट्रोजन क्षारक शर्करा के 1 नंबर कार्बन से जुड़ता है और न्यूक्लियोसाइड बनाता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है 18th के अंदर। फिर सर्वाधिक अपस्फोटन करने वाला अणु है जिसकी ऑक्टेन संख्या कम होती है, वो अपस्फोटन ज़्यादा करता है, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेखीय की ऑक्टेन संख्या सबसे कम है, अतः यहाँ अपस्फोटन सबसे ज़्यादा रेखीय यानी एन हेप्टेन करेगा। तो एन हेप्टेन की अपस्फोटन जो है वो सर्वाधिक करने की क्षमता होती है एन हेप्टेन में, और इसमें सबसे कम अपस्फोटन करने वाला साइक्लोहेक्सेन। फिर आता है अपस्फोटन रोधी यौगिक में प्रयुक्त धातु है? तो अपस्फोटन रोधी यौगिक है टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड। तो लेड धातु जो है अपस्फोटन रोधी यौगिक में मिलती है, टेट्रा एथिल लेड। तो 20th का सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो ये हमारा जो था पेपर था, पेपर 2 जो हमने रीट लेवल 2 की तैयारी साइंस और मैथ्स से स्टूडेंट कर रहे हैं, उनके लिए मेरा प्रयास है कि मैं आपको न केवल वीडियो प्रोवाइड कराऊं लेसन से रिलेटेड, बल्कि जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको एग्जामिन भी करवाऊं कि आपने क्या देखा है और क्या समझा है। इसलिए मैं टेस्ट जो है वो टाइम टू टाइम जैसे टॉपिक होगा आपका उसका टेस्ट ज़रूर लूँगा। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें